अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कल यानी 27 अगस्त को 12:30 बजे आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादर साहब जो सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून के, उनको वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया। इस तरह से कल यानी 12:30 बजे के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म शाह गुलाम कादर जो हैं वो मुंतखब हो जाएंगे। शाम 5 बजे वो हाई कोर्ट ग्राउंड मुजफ्फराबाद में हलफ उठाएंगे और उसके लिए दावतनामे जारी किए जा रहे हैं, मेहमानों को बुलाया जा रहा है। अब इस बात का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि क्या मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या और कोई इसके अंदर जो है वो शरीक होगा। तो बहरहाल लेकिन ये ऐलान अब हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया वज़ारत उज़्मा का, और कल 12:30 बजे के बाद जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है उसको हैंड ओवर हो जाएगी और राजा फैसल मुमताज़ राठौर की जो हुकूमत थी उसका ख़ात्मा हो जाएगा कल। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे और आपको तफसीलात फराहम करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खटका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। शाह गुलाम कादर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं, पुराने सियासतदान हैं। पहली मरतबा ये रावलपिंडी से महाजन नशिस्त के ऊपर कामयाब हुए थे। उसके बाद फिर जब इनको ये ताना दिया गया कि आप तो 500-700 वोट लेकर जीत के आने वाले मेंबर हैं, आप कैसे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन सकते हैं, तो फिर ये इन्होंने शिफ्ट किया और ये नीलम का जो हल्का है वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ने का आगाज़ किया और मुतअद्दिद मरतबा वहाँ से MLA मुंतखब हुए। स्पीकर रहे, 2006 में ये स्पीकर थे। ये मुस्लिम लीग नून बनने से पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे और राजा फारूक हैदर खान और दीगर लोगों की तरह ये जब मुस्लिम लीग नून बनी 2010 में, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून में आए और स्पीकर रहे कौमी असम्बली, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली के सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। तो अब यही इम्कान यही है और 100% इम्कान यही है कि वो कल 12:30 बजे आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से नए वज़ीर आज़म यानी कायद ऐवान मुंतखब हो जाएंगे और इस तरह से राजा फैसल मुमताज़ राठौर की जो 8-9 माह की हुकूमत थी उसका ख़ात्मा हो जाएगा और यूँ जो इक़्तिदार है वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून को मुंतकिल हो जाएगा। कल शाम को 5 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है हलफ बर्दारी के लिए, जो कि हाई कोर्ट ग्राउंड जो है मुजफ्फराबाद के अंदर होगी। उसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को भी बुलाया गया है। अब ये वाज़ेह नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में से कौन कौन इस तकरीब हलफ वफादारी में शरीक होगा। अगर हम बात करें नज़ीर की, तो जब GB में चीफ मिनिस्टर अमजद हुसैन एडवोकेट वो वज़ीर आला बने, उन्होंने हलफ उठाया, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, वो ख़ुद तशरीफ़ ले गए थे और उस तकरीब में उन्होंने शिरकत की थी। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कौन से बड़े लीडर जो हैं वो शिरकत करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा तो मुल्क में नहीं है, वो चीन के सरकारी दौरे पे इस वक्त चीन के अंदर हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या शिरकत करते हैं या जो सीनियर वफाकी वज़रा हैं वो शरीक होंगे, ये भी वाज़ेह नहीं है। तो शाह गुलाम कादर साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। चौधरी तारिक फ़ारूक जो है वो ऑलरेडी स्पीकर बन चुके हैं और वो कायम मकाम सदर भी हैं। तो ये उसके बाद काबीना तश्कील पाएगी और काबीना तश्कील पाने के बाद फिर हुकूमत जो है वो अपना काम शुरू कर देगी और ये दूसरी हुकूमत होगी जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाने जा रही है। इससे पहले 2016 से 2021 तक राजा फारूक हैदर खान जो हैं वो वज़ीर आज़म थे। मुस्लिम लीग नून की पहली हुकूमत थी वो जो बनी थी, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती थी। मगर जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के जो है वो फ़ौजी बगावत के नतीजे में जब जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जनरल मुशर्रफ से हाथ मिला लिया और 2001 में और 2006 में उन्होंने हुकूमत बनाई। मगर
मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी वो इतनी सख्त नाला हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के क़यादत के इस इक़दाम से कि उन्होंने 2010 में वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर बनाने का फ़ैसला किया। 2011 में पहला इलेक्शन लड़ा और फिर 2016 में उन्होंने हुकूमत बनाई। तो ये अब दूसरी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनने जा रही है और अगले 1-2 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। फिर सदर का मामला रह जाएगा, उसके ऊपर बाद में जो है वो गौर खौज होगा, उसका शेड्यूल आएगा कि कब तक सदर का जो इलेक्शन है वो हो पाएगा। मुस्लिम लीग नून को जितनी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है असेंबली में, तो मुस्लिम लीग नून के लिए सदर को मुंतखब करवाना भी कोई मसला जो है वो नहीं होगा। तो अब जो 2 बड़े लीडर बचे हैं बाकी, जिसमें राजा फारूक हैदर खान हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, और उनके साथ साथ मुश्ताक मिन्हास हैं जो कि बाग से इलेक्शन हारे हैं, बाग सेंट्रल के हल्के से सरदार ज़िया कमर से। तो राजा फारूक हैदर खान अपने हल्के से जीते हैं लेकिन ये हार गए अपने हल्के से। तो अब ये 2 बड़े उम्मीदवार हैं सदर के, अगर मुस्लिम लीग नून में से कोई सदर जो है वो बना तो ये 2 तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं और लोग भी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक ये 2 बड़े लीडर हैं जो सदारत के उम्मीदवार हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हुकूमत बनने के बाद उसके सामने 2-3 बड़े चैलेंजेस होंगे फौरी तौर पर। नंबर 1, उसको 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाना है सदनोती में और पूंछ में, और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के धरने जारी हैं। और धरने वालों के साथ बैठ के बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करना मुस्लिम लीग नून का पहला चैलेंज होगा जो नई हुकूमत बनने जा रही है, कि ये मामला अच्छे तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इसका कोई हल निकाल लिया जाए। क्योंकि अब नज़र ये आता है कि एक्शन कमेटी जो है वो भी अब बंद गली में दाखिल हो गई है, तहरीक जो है वो महदूद हो गई है रावला कोट और इर्द गिर्द के इलाकों तक, और उसकी वजह से दबाव बढ़ रहा है। तहरीक की वो जो कुव्वत थी, जो उसको कुमक मिलती थी मीरपुर डिवीज़न से, मुजफ्फराबाद डिवीज़न से, वो उस तरह से नहीं मिल रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जो तहरीक है वो, इसके बावजूद के लोगों के अंदर उनकी बहुत हमदर्दी है, वो अब तन्हाई की तरफ बढ़ रही है, तन्हाई का शिकार होती जा रही है। और उसके नतीजे में ज़ाहिर है लीडरशिप के ऊपर भी दबाव है। अब 2 तरीके हैं इस सारी मामले को ख़त्म करने के। 3 महीने होने को हैं इस तहरीक को शुरू हुए, जून में ये शुरू हुई थी, अब जो है वो सितंबर आने वाला है, 3 महीने पूरे हो जाएंगे 5-6 सितंबर को। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी लंबी तहरीक, जैसे जैसे ये टाइम और बढ़ेगा उसके नतीजे में तहरीक जो है वो और कमज़ोर होती जाएगी, मजबूत नहीं होगी। तो अब ऑप्शन क्या है? 2 ही ऑप्शन है, या तो बातचीत हो, लेकिन अगर बातचीत के ज़रिए एक्शन कमेटी ने मसले का हल करना है तो उनको बहुत मिनिमम डिमांड्स पे आना पड़ेगा और ज़्यादातर बातें माननी पड़ेंगी इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की। अब देखते हैं मुस्लिम लीग नून इसके हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। दूसरा तरीका फिर ताकत का इस्तेमाल है, उसके नतीजे में कीमती इंसानी जानें जाएंगी और हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। हुकूमत का इरादा है कि जी सितंबर में वहाँ इलेक्शन करवाए जाएं। ये भी हो सकता है कि 2 मरलों में करवाए जाएं, पहले अब्बासपुर हजीरा और सदनोती के एक हल्के में इलेक्शन करवा दिया जाए, और जो रावला कोट के हल्के हैं और एक हल्का जो सदनोती का है वहाँ पे फिर बाद में इलेक्शन जो है वो करवाया जाए। तो अब ये देखते हैं कि 1 मरहले में होते हैं या 2 मुख्तलिफ मराइल में होते हैं, ये भी अभी तय होना बाकी है कि क्या सितंबर में ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा चैलेंज वो है हुक्मरानी का, वो है लोगों के मसाइल का। एक्शन कमेटी को मकबूलियत इसलिए मिली कि उसने जो आम लोगों के इशूज़ थे, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इशू थे, अवामी हकूक़ के मामला थे, अवामी मसाइल थे, उनको उठाया, उस पर जद्दोजहद की, उस पर मनवाया गया मामला को। अब नई हुकूमत के पास ये मौका है कि जो मुआहदा हुआ है एक्शन कमेटी के साथ वो उन तमाम चीज़ों पर खुद ब खुद अमल दरामद शुरू कर दें। जो मुतालबात थे, मीरपुर में एयरपोर्ट का क्याम है, सड़कों के इशूज़ हैं, DHQs में तमाम बुनियादी सेहत की सहूलियात को मुहैया करना है, MRI मशीन है, CT स्कैन्स हैं, वहाँ पे सर्जरीज़ के इशू हैं, हार्ट के जो इलाज है उसके मामलात हैं। तो ये जो हॉस्पिटल्स की डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स और तहसील हेडकोार्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, इनकी अपग्रेडेशन का जो इशू है उसको फौरी तौर पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और ये मसले को हल करना चाहिए प्रायोरिटी पे।
اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، سڑکوں کے ایشوز ہیں، اور وہاں پر جو ہے یہ جو الیکٹرک بسز ہیں یہ مختلف جگہ پہ وہ چلائی جا سکتی ہیں، جس سے پبلک ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو مطالبات ہیں جو ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے سے پورے ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر فوری طور پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ جو ٹنلز کے ایشو ہیں اس پہ ظاہر ٹائم لگے گا، لیکن یہ وہ کام ہے جو حکومت اگر خود کرے گی اور خود انیشیٹو لے گی اور ان پہ عمل درآمد شروع کر دے گی تو اس سے حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا، جو دباؤ ہے حکومت پہ وہ کم ہوگا، حکومت کی اپنی مقبولیت جو ہے وہ بڑھے گی۔ دوسرا تو یہ ایشو ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، جو ادھورے منصوبے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی حکمرانی ہے، کرپشن سے، اکبرہ پروری سے پاک صاف جو ایک حکمرانی ہے اس کا جو تصور ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا، اس کو پیش کرنا ہوگا، اور ایسے فیصلے اور اقدامات کرنے ہوں گے جس سے حکومت پر لوگوں کا، عام آدمی کا جو اعتماد مجروح ہوا ہے اس کا اعتماد بڑھے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کی جو ساکھ ہے وہ بہتر ہو۔ تو گزشتہ 5 سال میں جو کچھ آزاد جموں کشمیر میں ہوا ہے، جس طرح کی حکمرانی کی بری مثالیں قائم کی گئی ہیں اور جس طرح کے فیصلے اور پالیسیاں لاگو کی گئی ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کا حکومت کے اوپر اعتماد بڑھے، ان کو یہ لگے کہ یہ ان کی حکومت ہے جو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، اس کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اور باتیں نہیں ہونی چاہیے، نعرے نہیں لگنے چاہیے، وعدے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ عملی طور پر ان تمام ایشوز کے اوپر کام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو گریوینسز ہیں وہ ختم ہوں اور معاملات آگے کی طرف بڑھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔